क्योंकि बाबा कौम की जिंदगी खुली किताब की तरह है, सबके सामने है। बड़ी बेहतरीन बातें, बड़ी अच्छी तकारीर हुई, बड़ी दिल को छूने वाली बातें थी, हौसला अफजाई वाली बातें थी। आज उस अजीम शख्सियत के यौम विलादत के मौके पे हम इकट्ठा होने का हमें मौका मिला है, बयान कर सकूं, उनकी जिंदगी के बारे में बयान कर सकूं। वो अल्फाज ही नहीं है उस अजीम शख्स के, मेरी उतनी हैसियत ही नहीं है, क्योंकि वो अजीम इंसान, वो अजीम लीडर, वो अजीम शख्स एक आम इंसान नहीं था, एक फरिश्ता था। जो फरिश्ता उस वक्त इस रियासत जम्मू कश्मीर के आवाम की इज्जत नफ्स को वजूद में लाने के लिए, इस कौम को एक मुस्तकबिल और उठा हुआ सर देने के लिए उसने एक ऐसे चिराग की तरह अपने आप को सारी जिंदगी जलाया और हमें रोशनी देने की कोशिश की। उनकी जिंदगी रोज अव्वल से ही कुर्बानियों का एक अजीम मुजस्मा रहा है। अपनी जिंदगी के 22 साल जेल में, छोटा वक्त नहीं होता 22 साल, किन के लिए जेल में रहा? हमारे बुजुर्गों के लिए, हमारे लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए। और लड़ता रहा एक अज़म के साथ, एक हौसले के साथ, एक सोच के साथ, जिस सोच का जन्म, जैसे मेरे साथियों ने कहा, 1931 और उससे पहले सब लोगों ने बड़ी तफसील में बयान किया। मैं बयान नहीं करना चाहता क्योंकि आप जानते हैं। मेरे कुछ साथियों ने कहा कि तानाशाही का दौर था, जुल्म और बर्बरियत का दौर था। जिस आरे के ऊपर, बैंडसा के ऊपर हम लकड़ियां चीरा करते थे, वहां हमारे बुजुर्गों को चीरा गया। हमारे घर में अगर मुर्गी एक अंडा भी देती थी, उसमें भी हमको टैक्स देना पड़ता था। बेगार का माहौल था, हमारे बुजुर्गों की खाले तक नोच ली गई। इस तरह का जुल्म और बर्बरियत का दौर था। तो उस दौर में जिस फरिश्ते ने हमारे लिए अपने आप को वक़्फ किया, कुर्बान किया, आज हम उसको सलाम करते हैं, उसकी सोच को सलाम करते हैं, उसके जज्बे को सलाम करते हैं। आज मैं बड़ी मुख्तसर बात करना चाहूंगा। जैसे 1931 में जब इस जमात की सोच का जब वजूद आया, अमल में आया, मैं समझता हूं कि तब की हालत, तब के अवाम की हालत, तब का जुल्म, तब की बर्बरियत, तब की ज्यादती शायद कोई ज्यादा मुख्तलिफ नहीं होगी जो आज हमारे ऊपर है। इस दौरे जुल्मत में बाबा कौम की सोच की जरूरत है, उनकी कमी को हम महसूस करते हैं। आज हम सबको यह अहद करना है उनके यौम विलादत के दिन पे कि हम अपने ऊपर हो रहे हैं जो भी जुल्म सितम है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तारीकियों में धकेला जा रहा है, हमारी पहचान हमसे छीनी गई, हमारा दस्तूर हमसे छीना गया, हमसे हमारे बच्चों की, उनके रोजगार के जो हकूक थे, वसाइल थे, वो हमसे छीने गए। आज वक्त की जरूरत है कि हमको सर से सर मिला के सोचना है कि कैसे हम अपने वजूद को फिर से जिंदा कर सके, अपने जज्बात पे के साथ जो खिलवाड़ हुए हैं उसकी तलाफी कैसे कर सके। आज कंधे से कंधा मिला के हमको खड़ा होने की जरूरत है।
और ऐद करने की जरूरत है कि हमने न सिर्फ अपने बुजुर्गों के उस दस्तार की रखवाली करनी है, उसकी इज्जत को वही मुकाम देना है जो 2019 से पहले, 5 अगस्त से पहले था। आज के तानाशाह हुक्मरानों ने हमारे बुजुर्गों के दस्तार को उनके सरों से गिरा के अपने जूतों के तले रोंदने की कोशिश की। आज यकीन जानिए, जब कोई मुझसे सियासत की बात करता है, वल्लाह मेरा दिल रोता है। आज मैं यहां देखता हूं, कहीं दूसरी जगह दूसरी बात कह रहा है, कोई कहता है वजीर आला ये बनेगा, कोई कहता है वजीर आला वो बनेगा। कसम खुदा की, जब मैं अपनी कौम की अक्कासी करता हूं, जब अपने आप को अपने गिरेबान में जब देखता हूं, एक शीशे की तरह जैसे इंसान शीशे में अपना अक्स देखता है, जब मैं अपनी कौम का, अपने बुजुर्गों का, नौजवानों का, माओं का, बहनों का, बेटियों और अपने बच्चों का जब मैं अक्स देखने की कोशिश करता हूं, तो मुझे हम सब लोग लुटे हुए नजर आते हैं, जिंदा लाशें नजर आते हैं, क्योंकि तानाशाह हुकूमत हमारे ऊपर रोज सुबह शाम दोपहर को ऐसे फरमान जारी और तारी कर रही है, जिससे हमारे जज्बातों में और ठेस पहुंचती है। मैं 2 दिन पहले देख रहा था, जम्मू के राजभवन के अंदर हमारा मौजूदा एलजी मनीष सिन्हा साहब नागालैंड का स्टेटहुड मना रहा था, स्टेटहुड डे मना रहा था। नागालैंड की यूनियन टेरिटरी से रियासत बनने की खुशी में जश्न मना रहा था। कहा? उस जगह पे, उस रियासत के उस हिस्से के उस राजभवन में, जिसे पूरे मुल्क का ताज कहा जाता था, और उस ताज को इन्होंने चीर फाड़ करके यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया। वाहिद एक रियासत पूरे हिंदुस्तान में है जो रियासत से यूनियन टेरिटरी बनी, वरना आज तक हमने 1947 से लेकर आज तक देखा है कि यूनियन टेरिटरीज का दर्जा बढ़ा के रियासत बनता है, लेकिन हमारा यहां उल्टा यह सिलसिला चल रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग इनकी आंखों में खटकते हैं। आज अब लद्दाख को, उनके जमीनी हकूक को सेफगार्ड करने के लिए उनसे बातचीत करते हो, और जम्मू कश्मीर में हमारे हुकूक को और कमजोर करने की कोशिश करते हो। यह क्या दोगलापन है? इसे हम क्या समझे? हमारे बच्चों का रोजगार हमसे छिन गया। मैं पिछले दिनों राजगढ़ गया, चंद्रकोट गया, वहां हमारी मीटिंग थी। मुझे राजगढ़ के हमारे टीडीसी के काउंसिलर ने कहा, हमारे यहां पे डाकखाने में, पोस्ट ऑफिस में यूपी और राजस्थान के लोग मुलाजिम हैं। फिर बटोत के मुझे एक साथी ने वहीं उसी प्रोग्राम में बताया कि बटोत के कई महकमों में गुजरात, अहमदाबाद और बरेली रियासत के लोग मुलाजिम वहां पे तैनात हुए हैं। एक छोटी सी मिसाल, यहां डिगडोल का जब टनल का वो एडिट कोलैप्स हो गया, 12 लोगों ने अपनी जान का नजराना वहां पेश किया, उनकी जानें तलक हुई। उन 12 में से 10 लोग जो थे वो नेपाल के थे। नेपाल इस मुल्क का भी हिस्सा नहीं है। तो जहां मजदूरी तक के लिए हमारे बच्चों को वहां पे लगने के मौके थे, वहां बैरूनी रियासत और बैरूनी ममालिक से लोग आके काम कर रहे हैं, और हमारे बच्चे ड्रग्स के आदी हो रहे हैं। उनको नशे की तरफ धकेला जा रहा है। इसलिए समझने की जरूरत है कि
कैसी कैसी साजिशें रचाई जा रही हैं और किस तरह से इस कौम का वजूद मिटाने की कोशिश की जा रही है। आज हमारे अनाज जो 35 किलो राशन हमको दिया जाता था, आज वो खत्म। आज मिट्टी का तेल, बिजली तो कहीं नामो निशान नहीं, मिट्टी का तेल हमको मिलता था, वो मिट्टी का तेल गायब हो गया। हमारे गांव देहात में लोग बिजली नहीं मिलने पे कम से कम दिया जलाते थे, लैंप जलाते थे, लालटीन जलाते थे, स्टोव से खाना बनाते थे। वो तक उससे महरूम कर दिया। आपने चीनी बंद कर दी, इनका बस अगर चलती हुई हवा ऑक्सीजन भी बंद कर दे। इस तरह की अवाम दुश्मन जो इन तरह इनकी सोच है, वो न तो रियासत के मफाद में है। और रियासत में आप दिल्ली में लाल किलों पे दिल की दूरियां मिटाने की बात तो करते हो, लेकिन जमीनी सतह पे उसके बरक्स करते हो। आज अजीब क्या से हमको बातें सोचने को मिल रही, देखने को मिल रही। आज इंतजामिया, हम देखते हैं रोज सोशल मीडिया पे एक जगह पे प्रोग्राम हो रहा है, कहीं नाली बन रही है, नाली का फोटो डाल के, ड्रेन का फोटो डाल के, छोटी टंकी का फोटो डाल के उसकी मशहूरी होती है और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में वो टैग होता है। वो काम, क्या नालियां पहले बनती नहीं थी? क्या बाथरूम बनता नहीं था? क्या छोटी टंकियां पहले बनते नहीं थे? बनते थे, लातेदाद बनते थे। लेकिन यकीन करना, हमारी जब हुकूमत थी, हम उसको अचीवमेंट नहीं मानते थे, हम उसको तरक्की का, कोई उसको तरक्की के साथ ताबीर नहीं करते थे, क्योंकि ये रोजमर्रा के काम है। हां, उन चीजों की पब्लिसिटी होती थी जब कोई बड़े इदारे बनते, कॉलेज बनते, अस्पताल बनते, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनते, बिजली के प्रोजेक्ट बनते, कोई माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट बनता, कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनता, कोई बड़ी फैक्ट्री बनती, कोई रोजगार के वसाइल बनते, कोई इंडस्ट्रियल एस्टेट बनता जिससे नौजवानों को रोजगार मिलता। उसकी आप पब्लिसिटी करते तो अच्छा लगता। अब नालियों की पब्लिसिटी कर रहे हो। और आज की एडमिनिस्ट्रेशन हम देख रहे हैं, इस एडमिनिस्ट्रेशन में मुलाजमों को और स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को बीजेपी जमात की पब्लिसिटी प्रोपेगेंडा की मशीन बना के रखा है। आज हम देखते हैं यहां सारे मुलाजिम, कोई प्रोग्राम हो रहा है और सारे मुलाजिम और बच्चे स्कूलों में जो तालीम हासिल करते हैं, वो फोटो की जीनत बनते हैं। जब आप जमीनी सतह पर देखोगे, जमीनी सतह पे वही बदहाली, वही बेरोजगारी, वही लोगों की परेशानी, वही मुसीबत, वही बेरोजगारी, वही फाका मरी, कारोबार खत्म, तिजारत खत्म, लोगों की जमींदारी खत्म। मेरे पास कुछ रिटायर्ड मुलाजिम आए पिछले दिनों, गुहार लगाई। एक बंदा तो रो रहा था, कहता मेरी बेटी की शादी है, ग्रेजुएटी के पैसे ट्रेजरी में पड़े हैं, वह 2 साल से मेरे पैसे नहीं मिल रहे, ट्रेजरीज में पैसे नहीं, रिटायर्ड मुलाजिमों की पेंशन नहीं, लोग परेशान। अब क्या तमाशा, क्या साबित करना चाहते हो? झूठ और फरेब की कोई इंतहा होती है।
लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हस्तबसाई नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। अगर कोई सुनेगा एक कान से दूसरे कान तक बात चली जाएगी, अमल कोई नहीं। इस सारे सिलसिले में तानाशाही 5 लोग बाहर से आके इस रियासत को चला रहे हैं। यहां का आवाम जाए तो जाए किसके पास, गोवार लगाए तो किसके पास। कोई अपना होता, इलेक्शन होते, जमहूरी निजाम होता, अपना नुमाइंदा होता, अपना नुमाइंदे को अपनी दर्द होती, हमारी तकलीफों को समझता। यूपी वाला, गुजरात वाला हमें समझेगा नहीं, उसको हमारी तकलीफ का कोई एहसास नहीं। हमें हमारी तकलीफों को समझने और पहचानने वाला हमारे अपने लोग हैं। लेकिन ये हमको न सिर्फ सियासी तौर पे हमको अपाहिज बनाना चाहते हैं, बल्कि इक्तिसादी तौर पे, मुआशी तौर पे, समाजी तौर पे हमको कमजोर करना चाहते हैं। आज लड़ाई वही है। आज लड़ाई हक की है, वजूद की लड़ाई है। आज कोई वोट और इलेक्शन का मामला नहीं, लेकिन होशियार होने का मामला है। इस वक्त के हालात को समझने का मामला है। और इस वक्त के हालात में हमने आईनी तौर पे कौन हमारी तर्जुमानी कर रहा है, कानूनी तौर पे कौन सी जमात हमारी तर्जुमानी कर रही है, और सियासी तौर पे कौन सी जमात हमारी माजी में भी तर्जुमानी करती रही, आज भी कर रही है और आने वाले वक्त में भी करेगी, वो हमको सोचना है। वो मैं ये समझता हूं कि उसी शेर कश्मीर की ये जमात जिसका हल निशान है, ये हल हमारी जिंदगी है, हमारा दिल है। हम हल जोतते हैं तो खाते हैं, अनाज पैदा करते हैं। यही हल न सिर्फ अनाज पैदा करने की सलाहियत रखता है, बल्कि यही हल जो है हमारे इज्जत और नफ्स को बहाल करने की सलाहियत रखता है। यही हल हमारे उस दस्तार को हमारे सरों पे वापस ला के रखने की सलाहियत रखता है। इसी हल की जरूरत है, इसी हल की वक्त की जरूरत है, इसी हल को हमको मजबूत करना है। बाकी मेरे और साथियों ने कहा, कई लोग आ रहे हैं, जगह जगह नुक्कड़ नुक्कड़ पार्टियां बन रही हैं। ये जैसे माजी में साजिशें नहीं, 22 साल शेर कश्मीर को जेल में रखना एक साजिश, 84 की साजिश, उसके बाद 92 की साजिश और 5 अगस्त 2019 की साजिश। ये जमातें भी उसी साजिश का एक निशान है। और अल्लाह का ये करम है कि हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ रही। ये एक दूसरे को बेनकाब कर रहे हैं। यही लोग जिस बात की हमको आपको जरूरत पड़ती, अल्लाह का बड़ा अजीम उसका निजाम है। जो बात हमको आपको कहनी पड़ती, वो ये खुद एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं। इसलिए देखने की और समझने की जरूरत है। और इसी जमात को मजबूत करने की जरूरत है। इसी जमात का मुस्तकबिल है और इसी जमात के साथ जुड़ा हुआ इस कौम का मुस्तकबिल है, हमारा और हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल है। इसलिए आज शेर कश्मीर जनाब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की यौम विलादत पे मैं यही उम्मीद करूंगा कि जिस अज़म के साथ, जिस सोच के साथ उन्होंने सारी जिंदगी हमारी इज्जत नफ्स और हमारे सर को ऊंचा करने के लिए कुर्बान कर दी, आज हम अपनी अपनी तरफ से उस अबाबील की तरह जो अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी चोंच में आगे नमरूद को बुझाने के लिए थोड़ा पानी लेके, ताकि अल्लाह के पास रोजे कयामत में यह जवाब दे सके कि आगे नमरूद को मिटाने के लिए जब तूने फरिश्ते भेजे तो हम भी पीछे नहीं बैठे, हमने भी अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी चोंचों में तो पानी का 1-2 कतरे या 3 कतरे उस आग को ठंडा करने के लिए हमने उस वक्त एक आगे आए। उसी तरह हमने इस कौम को बचाने के लिए, अपनी नौजवान नस्ल को बचाने के लिए, आने वाली नस्ल को बचाने के लिए आज हमने इकट्ठा होना है, खड़ा होना है और घर घर जाके लोगों को
असलियत बतानी है, सच्चाई बतानी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ना माजी में हमेशा धोखा खाया। आज जिस जमात के साथ जो कल आपने रिजल्ट देखा, आज जो इनकी दुर्गत हुई है, इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी हमको हमारे पीठ के अंदर छुरा घोंपने की, और ये तारीख गवाह है। आज हालत यह है, जबकि हमारी चाहत इस बात से है कि फिरका परस्त ताकत का खात्मा हो, लेकिन वही कांग्रेस का गुरूर भी खत्म नहीं होता। अगर इनका गुरूर खत्म होता तो शायद इनकी यह हालत ना होती जो आज हुई। यह आज भी उसी पुराने जमाने में बैठे हुए हैं। जमीन कहीं नहीं, वजूद कहीं नहीं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को टनल के पार बंद करने की बात करते हैं। वजूद कहीं नहीं, कैंडिडेट नहीं, 90 सीटों पे गिन के दिखाइए खिता चुनाव में एक इनके पास उम्मीदवार, गिन के दिखाइए पीर पंचाल के अंदर एक इनके पास उम्मीदवार, गिन के दिखाइए डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के अंदर एक इनके पास उम्मीदवार, गिन के दिखाइए जम्मू जिला के अंदर इनके पास रमन बल्ला के सिवा एक उम्मीदवार, गिन के दिखाइए मुझे कठुआ जिला के अंदर एक उम्मीदवार। उम्मीदवार कहीं नहीं। उस जमात को टनल के अंदर बंद करने की बात करते हैं। जो जमात यहां के गरीबों के, नौजवानों के, बुजुर्गों के दिलों और दिमागों में बसी। आज लोग इंतजार करते हैं कब इलेक्शन हो। आज लोग बाइकाट का मामला खत्म हो गया, आज इंतजार करते हैं इलेक्शन निकले और हम इलेक्शनों में आगे आके नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाब करें। और तुम बात करते हो कि टनल के बीच में बंद करोगे। इन्हें इलेक्शन आने दो, देखिए कौन कहां बंद होता है। कोई 50 पार की बात करता है, जो 50 पार की बात करते हैं इंशाल्लाह लखनपुर पार हो जाएंगे इंशाल्लाह। और जो वजीर आला बनने का ख्वाब देखते हैं उनका खाता नहीं खुलेगा। यहां सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि वक्त की जरूरत है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर इख्तियार में आएगी, कुर्सी के लिए नहीं आएगी, उसी अज़म के साथ आएगी जो शेर कश्मीर का अज़म था। अपने खोए हुए हुकूक, अपने जो हमारे जज्बात के साथ जो खिलवाड़ हुए हैं, हमारा सब कुछ छिन गया है, उसको वापस दिलाने के लिए, उसकी हुसूलियाती के लिए आएगी। और अज़म वही होगा। बाकी छोटी मोटी तरक्की सब कुछ होता रहेगा, लेकिन इस वक्त लड़ाई बड़ी है। हम उम्मीद करते हैं कि इस दिसंबर के महीने में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लड़ाई लड़ी है दफा 370 की और 35A की बहाली की, हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला उसमें हमारे हक में फैसला आएगा। क्योंकि हमें हम एक तो आज इस मौके पे अपनी पार्टी की लीडरशिप का उनको मुबारकबाद पेश करते हैं, जिन्होंने मुल्क के सबसे बड़े वकील को, एक बहुत बड़ी टीम को, कपिल सिब्बल साहब को एंगेज किया। उन्होंने 370 के लिए जो दलाइल पेश किया, जिस तरह से हमारा केस प्लीट किया, उसकी पजेरियाबी इस बात से हुई कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जनाब चंद्रचूड़ सिंह साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के अंदर आम रिकॉर्ड ये कहा कि जनाब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का विजन जो था वो काबिल सताइश था, काबिल तारीफ था। और आज वो उम्मीद हम में जागी है कि इंशाअल्लाह वो अपनी इस बात की, रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम के एहसासात की, ख्वाहिशात की और उनकी तकलीफों की जो सारी दास्तान उनके सामने रखी गई, उसको सामने रख के
रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम के हक में फैसला देंगे। मैं